अभिनव उस बंकर में घुस चुका था जहां पर वो मास्टरमाइंड छिपा हुआ था। अब क्या करेगा अभिनव? क्या उसको जान से मारेगा या फिर वो आज फिर बच कर निकलेगा? जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, एपिसोड नंबर 23, हमारी कहानी द रिटर्न ऑफ लायन लायन घर जमाई में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। मैंने आपसे कल भी पूछा था कि अगर आप लोगों में से कोई कहानी बनाना जानता है या फिर किसी के पास कहानी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो अभी अपना नाम और अपना नंबर ज़रूर कमेंट लिखें, हम आपको भी काम देंगे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सीधा जाकर बाईं तरफ एक भारी स्वचालित कांच और स्टील का दरवाजा था। उसके ऊपर लाल अक्षरों में मेडिकल वार्ड रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ था। तभी अभिनव ने अपना खंजर कसकर पकड़ा और उसने उस दरवाजे के इलेक्ट्रॉनिक पैड पर अपनी मुट्ठी दे मारी, जिसे दरवाजा टूटकर आधा खुला रह गया। अभिनव ने अंदर कदम रखा। अंदर का कमरा बहुत बड़ा था, जिसमें एडवांस सर्जिकल उपकरण, मॉनिटर्स और दवाएं थी। जैसे ही अभिनव अंदर घुसा, वहां मौजूद दो सर्जन जो T1 की आंख निकाल रहे थे, चीख कर डर के मारे टेबल के नीचे छिप गए। कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक भारी सर्जिकल टेबल पर T1 लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर भारी पट्टियां बंधी थी। उसकी दाहिनी आंख, जो अभिनव ने फोड़ी थी, वो पूरी तरह से निकाली जा चुकी थी। वहां एक खून से सना हुआ गोज लगा था। उसका दायां हाथ प्लास्टर में जकड़ा हुआ था और वो पूरी तरह से अंधा था। और उस टेबल के ठीक बगल में पूजा सहगल खड़ी थी। पूजा का चेहरा खौफ से कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। वो कांप रही थी। जब उसने दरवाजे पर लायन को खून से लथपथ खंजर हाथ में लिए, मौत का सन्नाटा आंखों में लिए अंदर आते हुए देखा तो उसकी रूह फना हो गई। तभी पूजा सहगल ने पीछे हटकर कहा, नहीं, नहीं। ये चेक कर वो अपने पास रखी एक सर्जिकल ट्रे से एक छोटी सी गार्ड की पिस्तौल उठा ली और उसके हाथ इस कदर कांप रहे थे कि उसकी पिस्तौल भी हिल रही थी। उसने चीख कर कहा, वहीं रुक जाओ अभिनव, तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। मेरे पास बंदूक है, मैं तुम्हें मार दूंगी। उसकी आंखों में पागलपन था और उसकी यह धमकी सुनकर अभिनव अपनी जगह पर रुक गया। उसने अपनी उन प्रलयंकारी आंखों से पूजा सहगल को देखा। उसे याद आया कि इसी औरत ने ऑक्शन हाउस में अनन्या की बेइज्जती की थी और इसी ने T1 के साथ मिलकर प्रोजेक्ट संजीवनी को खत्म करने और अनन्या को गोली मारने की साजिश रची थी। उसने पूजा की तरफ देखकर ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं पूजा। बंदूक का ट्रिगर दबाने के लिए जिगरा चाहिए होता है और तुम सिर्फ एक लालची, डरी हुई और हारी हुई औरत हो। अभिनव की आवाज इतनी ठंडी, गहरी और खौफनाक थी कि पूजा के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी यह बात सुनकर आगे से पूजा ने रोकर चीख कर कहा, मैं ट्रिगर दबा दूंगी। तुमने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। तुमने मेरा एम्पायर छीन लिया। अभिनव ने बहुत ही धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाकर बोला, तुमने मेरी पत्नी की जान लेने की कोशिश की थी। तुमने मेरी माँ का सपना चुराने की कोशिश की। तुम्हारी मौत तो उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन तुमने लायन से पंगा लिया था। उसकी आंखें पूजा की रूह को चीर रही थी। तभी पूजा ने अपनी आंखें बंद की, पागलों की तरह ट्रिगर दबा दिया, लेकिन उसमें कोई गोली ही नहीं चली। पूजा ने फिर ट्रिगर दबाया, फिर भी कोई गोली नहीं चली। वो बंदूक खाली थी। वो गार्ड की जो पिस्तौल थी, जिसकी मैगजीन पहले ही खत्म हो चुकी थी। खाली बंदूक देखकर पूजा की आंखें फटी रह गई। उसने वो पिस्तौल जमीन पर फेंक दिया और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसने डर के मारे कांपते हुए कहा, मुझे मुझे माफ कर दो अभिनव। मुझे मत मारना, ये सब T1 का प्लान था। मैंने तो सिर्फ। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने हाथ जोड़कर उस खूनी लायन के पैरों में गिड़गिड़ाने लगी। दुनिया की वो अरबपति महारानी आज एक भिखारी से भी बदतर हालत में थी। तभी अभिनव चलकर पूजा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। अभिनव ने अपने खून से सने हुए खंजर को ऊपर उठाया। उसका खंजर देखते ही पूजा ने चीख कर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन खंजर नीचे नहीं आया। अभिनव ने अपना खंजर वापस अपनी कमर में रख लिया। अभिनव ने एक बहुत ही निष्ठुर और घृणा भरी आवाज में कहा,
तुझे मारकर मैं अपने हाथों को गंदा और नहीं करूंगा। तेरी मौत से भी बदतर सजा मैंने तेरे लिए तय कर रखी है। तू जिंदा रहेगी, तेरी सारी दौलत मैं जब्त कर लूंगा। पुलिस को तेरे सारे गैर कानूनी सबूत मिल जाएंगे। तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी एक साधारण सी सड़ी हुई और जेल की काल कोठरी में बिताएगी। हर दिन तुझे याद आएगा कि तू एक महारानी थी और आज तू कीड़ों के बीच सड़ेगी। यही तेरा असली नर्क है। ये कहते हुए अभिनव ने पूजा सहगल को एक जोरदार ठोकर मारी और छिटक कर दीवार से जा टकराई और बेहोश हो गई। पूजा सहगल का अध्याय हमेशा के लिए एक दर्दनाक और अपमानजनक अंधेरे में खत्म हो गया। अब उस मेडिकल रूम में सिर्फ दो लोगों में थे जो जो होश में थे। वो लायन, जिसके पेट से खून रिस रहा था, जिसकी पसलियां टूटी थी लेकिन जिसका जुनून आसमान छू रहा था, और दूसरा वो शैतान टी1। वो अंधा था, सर्जिकल टेबल पर पड़ा था, जिसने अभी अभी पूजा सहगल को गिड़गिड़ाते हुए और बेहोश होते हुए सुना था। टी1 के चेहरे पर अब कोई नकाब नहीं था, उसकी पट्टियां खून से लाल थी। टी1 ने अपनी उस रोबोटिक खुरदरी दर्द भरी आवाज में कहा, तो तू आ ही गया लायन। उसकी अंधी आंखों को अभिनव दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो महसूस करता सकता था कि मौत उसके बिल्कुल सामने खड़ी है। अभिनव धीरे धीरे चलकर उस सर्जिकल टेबल के पास गया। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना का टी1, तू जमीन के नीचे छिप ले, चाहे या पाताल में, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। अभिनव की आवाज में 10 साल पुरानी वो आग सुलग रही थी। तभी टी1 अपने सही बाएं हाथ के सहारे बहुत ही दर्दनाक कराह के साथ उस सर्जिकल टेबल पर आकर बैठ गया। टी1 ने अपने होठों से खून का झाग थूक कर एक खौफनाक और जहरीली हंसी हंसकर कहा, मैं तुझे मार सकता हूं। तेरी बीवी तो हॉस्पिटल में मर रही है ना, तूने उसे बचाने के बजाय मेरे पीछे भागना चुना। तो अपने माँ बाप को भी नहीं बचा पाया और अपनी उस अनन्या को भी नहीं बचाया। तू एक फेलियर है। उसकी बात सुनकर अभिनव की लाल आंखों में एक पल भी झपकी नहीं। उसे टी1 के इन तानों से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अनन्या होश में है और सुरक्षित है। तभी अभिनव ने अपना वो खौफनाक इटालियन खंजर बाहर निकाल कर कहा, तेरी ये बकवास अब तुझे नहीं बचा पाएगी टी1। उसके खंजर की और ठंडी धार ट्यूबलाइट की रोशनी में चमक उठी। टी1 अंधा था, लेकिन उसका खौफनाक दिमाग अभी भी चल रहा था। जैसे ही अभिनव उसके करीब आया, टी1 ने अपने बाएं हाथ से टेबल के पर रखी एक सर्जिकल स्कैपल, मतलब चीरा लगाने वाला तेज चाकू उठाया और पागलों की तरह अंदाजे से अभिनव की तरफ एक भयंकर वार किया। वहीं अभिनव, जिसका शरीर खून की कमी और दर्द से टूट चुका था, उसका रिफ्लेक्स थोड़ा धीमा हो गया, जिसकी वजह से स्कैपल की तेज धार अभिनव के बाएं कंधे को चीरती हुई निकल गई। खून का एक नया फव्वारा फूट पड़ा। अभिनव के मुंह से दर्द की एक सिसकी निकली। तभी टी1 ने पागलों की तरह अंधाधुंध हवा में वो सर्जिकल चाकू घुमा कर कहा, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा हरामी। मैं ट्राइडेंट काल्टेर का बादशाह हूं। मैं तुझे अपने साथ नर्क में लेकर जाऊंगा। लेकिन आगे से अभिनव ने अपने कंधे के दर्द को जहर को पी लिया। उसकी आंखों में अब वो आखिरी तूफान आ चुका था। अभिनव ने टी1 के उस कैपल्स वाले हाथ को अपने बाएं हाथ से हवा में ही दबोच लिया। अभिनव की पकड़ इतनी भयंकर थी, टी1 की कलाई की हड्डियां चटकने लगी। अभिनव ने अपने दांत पीसकर टी1 के चेहरे के पास जाकर दहाड़ कर कहा, तेरी बादशाहत 10 साल पहले मेरी माँ बाप के खून के साथ जलकर राख हो गई थी। ये तेरा आखिरी दिन है। ये कहते हुए अभिनव ने अपना दायां हाथ, जिसमें वो इटालियन खंजर था, पूरी ताकत से हवा में उठाकर कहा, यह मेरी माँ के लिए। ये कहते हुए अभिनव ने अपना खंजर टी1 की दाहिनी जांग के आर पार कर दिया। तभी टी1 की एक दिल दहला देने वाली चीख बंकर में गूंजी और बुरी तरह से चिल्लाया। ये कहते हुए अभिनव ने खंजर निकाला और फिर से हवा में उठाकर कहा, यह मेरे पापा के खून के लिए। ये कहते हुए अभिनव ने खंजर टी1 के बाएं कंधे में उतार दिया। टी1 का शरीर दर्द से ऐंठने लगा। वो अब किसी काम का नहीं रह गया था। उसका घमंड, उसकी ताकत, सब कुछ इस खौफनाक दर्द के आगे पिघल चुका था। अभिनव ने टी1 के कॉलर को पकड़ा और उसे उस सर्जिकल टेबल के नीचे घसीट कर फेंक दिया। टी1 खून से दलदल में पड़ा हुआ था। वो हाँफ रहा था। वो मौत की भीख मांगने की हालात में भी नहीं था। तभी अभिनव उस खौफनाक शैतान के ऊपर जाकर खड़ा हो गया।
अभिनव का खुद का पेट खून से पूरी तरह से भीग चुका था। उसे चक्कर आ रहे थे। वो जानता था कि उसके पास अब चंद मिनटों की ताकत बची है। उसने अपना खंजर अपने दोनों हाथों की मजबूती से पकड़ा। उसने अपनी उन प्रलयंकारी लाल और बर्फीली आंखों से T1 के उस अंधे और खून से सने चेहरे को देखा। तभी T1 की आवाज उस बंकर में किसी भगवान के आखिरी फरमान की तरह गूंजी और बोली, कहानी खत्म शैतान। तभी T1 के मुंह से आखिरी बार खौफ और बेबसी के शब्द निकले और उसने कांप कर कहा, नहीं लायन, मुझे। वो दुनिया को डराने वाला मास्टरमाइंड आज अपनी मौत से डरने लगा था, लेकिन लायन के दिल पर कोई रहम नहीं था। अभिनव ने अपना खंजर पूरी ताकत और अपनी 10 सालों की नफरत के साथ नीचे की तरफ उतार दिया। उसे T1 के दिल के बिल्कुल बीचों बीच घोंप दिया। खंजर T1 की पसलियों को चीरकर उसके दिल को फाड़कर जमीन के फर्श तक जा लगा। T1 का विशाल शरीर एक भयंकर झटके के साथ हवा में उछला। उसकी फूटी हुई आंखों से खून का एक आखिरी आंसू निकला। उसके गले में एक घरघराहट की आवाज आई और फिर उसका शरीर जमीन पर धम से गिर पड़ा। उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गई। इसी के साथ ट्राइडेंट कार्टेल का मास्टरमाइंड, निहारिका गुप्ता और विराज गुप्ता का कातिल T1 हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। बंकर के उस मेडिकल रूम में अब सिर्फ एक मौत जैसा लेकिन असीम सुकून देने वाला सन्नाटा था। तब अभिनव ने खंजर के हैंडल को छोड़ दिया और लड़खड़ा कर पीछे हटा। उसकी पसलियां, उसका पेट, उसका कंधा, सब कुछ दर्द से अब फटता जा रहा था। उसके शरीर से इतना खून बह चुका था कि अब उसके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। अभिनव ने अपने कांपते हुए होठों से फुसफुसा कर कहा, मैंने कर दिया मां, मैंने वादा पूरा कर दिया। अनन्या, मैंने सब ठीक कर दिया। उसकी आंखों से आंसुओं की 2 गर्म बूंदें टपक कर उसके खून से सने गालों पर गिर पड़ी। अभिनव के घुटनों में उसका वजन संभालने से इनकार कर दिया। वो जमीन पर T1 की लाश से कुछ दूरी पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला होने लगा। तभी बंकर के उस टूटे हुए दरवाजे से फरहान खान, विक्रम और नवाब भागकर अंदर आए। उनके हाथों में बंदूकें थी, लेकिन जब उन्होंने अंदर का नजारा देखा तो अपनी जगह पर जम गई। जमीन पर T1 की लाश पड़ी थी। पूजा सहगल कोने में बेहोश थी और दुनिया का सबसे खौफनाक लायन खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर रहा था। तभी फरहान अपनी मशीन गन लेकर पागलों की तरह अभिनव की तरफ भाग कर आया। बोला, लायन। विक्रम ने दहाड़ कर अपने रेडियो पर कहा, मेडिकल टीम को अंदर बुलाओ, जल्दी। वहीं फरहान ने अभिनव के गिरते ही शरीर को हवा में ही अपने फुलादी बाहों में थाम लिया। तभी आगे से अभिनव ने बहुत ही कमजोर लेकिन एक बहुत ही असली और खूबसूरत मुस्कान के साथ कहा, हम जीत गए फरहान। अनन्या से कह देना कि उसका लायन हमेशा उसका रक्षक रहेगा। ये कहते उसकी आंखें बंद होने लगी और एक से अभिनव का सिर फरहान के कंधे पर लुढ़क गया और वो गहरी बेहोशी में डूब गया। ये देखकर फरहान ने रोकर चिल्लाकर कहा, कुछ नहीं होगा आपको लायन, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हैदराबाद के उस जमीन के नीचे के बंकर में जहां ट्राइडेंट कार्टेल का गुरूर दफन हो गया था, वहां लायन ने आखिरी और खूनी जंग जीत ली थी। 10 सालों का वो खौफनाक सफर जो एक मासूम बच्चे की भटकन से शुरू होकर अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े खौफ लायन पर खत्म हुआ था, उसने आज अपना मुकाम पा लिया था। लायन ने अपनी रोश शेरनी अनन्या की सेफ्टी के लिए, अपने माँ पापा के खून का बदला के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। अब सिर्फ ये देखना बाकी था कि क्या किस्मत इस घायल शेर के उस खुशहाल दुनिया को वापस लौटने का इजाजत देती है, या फिर मौत के इस कुरुक्षेत्र में उसका आखिरी बलिदान हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। निजामों के उस खंडर के नीचे बने न्यूक्लियर बंकर का वो खौफनाक मेडिकल रूम अब एक शमशान जैसी खामोशी में डूब गया था। जमीन पर ट्राइडेंट कार्टेल के उस खूंखार मास्टरमाइंड T1 की लाश पड़ी थी, जिसके सीने के आर पार अभिनव का वो इटालियन कॉम्बैट खंजर धंसा हुआ था। 10 साल पुरानी वो नफरत, वो आग और वो इंतकाम आज उसी के खून के साथ जमीन पर जम चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी जीत के बाद कपूर खानदान का वो रक्षक, अंडरवर्ल्ड का वो प्रलयंकारी लायन,
आज खुद मौत के दरवाजे पर बेसुध पड़ा था। फरहान खान द बीस्ट को दिल दहला देने वाली जानवरों जैसे चीख बंकर की कंक्रीट दीवारों से टकरा कर गूंज उठी। उसने चिल्ला कर कहा, लायन, आंखें खोलिए लायन। फरहान जो मौत को आंखों से आंख मिलाता था और वो आज घुटनों के बल जमीन पर बैठा, अभिनव के उस भारी और खून से लथपथ शरीर को अपनी फौलादी बाहों में जकड़े हुए एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। अभिनव का वो टैक्टिकल कॉम्बैक्ट सूट अब पूरी तरह से उसके खुद के गाढ़े खून में डूब चुका था। पेट का वो घाव जहां से उसने खुद आईवी की सुई खींची थी, जहां T1 का खंजर लगा था, वो पूरी तरह से फट चुका था। खून का रिसाव इतना भयंकर था कि फरहान के हाथ और कपड़े भी लाल हो गए थे। विक्रम ने पागलों की तरह चीख कर अभिनव को पैरों को सहारा देकर कहा, इनकी सांसें उखड़ रही है फरहान, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा अभी। मुकेश गुप्ता द व्हाइट कॉलर विजार्ड, जिनकी आंखों में खौफ और पिता जैसी तड़प थी, उन्होंने तुरंत अपना सैटेलाइट फोन निकाला। मुकेश गुप्ता फोन पर दहाड़ कर बोले, वाह, बंकर के बाहर गाड़ी तैयार रखो, अभिनव की हालत बड़ी नाजुक है, उसका खून बह चुका है। हैदराबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल से कॉल करो, मुझे वहां के टॉप सर्जन की पूरी टीम ओटी में तैयार चाहिए। अगर अभिनव को कुछ हुआ तो मैं इस पूरे शहर को जिंदा जला दूंगा। तभी फोन के दूसरी तरफ से नवाब की भारी आवाज आई, मुकेश भाई आप बाहर आइए, मैंने अपोलो वीआईपी हॉस्पिटल के चीफ डायरेक्टर से बात कर ली है। पूरी मेडिकल टीम इमरजेंसी गेट पर खड़ी है। मैंने पुलिस कमिश्नर को फोन करके पूरे रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर में बनवा दिया, रास्ते में अब कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। उसी समय विक्रम ने चिल्लाकर कहा, चलो। फरहान और विक्रम ने मिलकर अभिनव के उस विशाल और बेहोश शरीर को हवा में उठा लिया। उनके साथ आई वो प्राइवेट मेडिकल टीम जो जेट में आई थी, उसने भी तुरंत स्ट्रेचर पर लेटाकर बंकर के अंदर पहुंच गई। अभिनव को तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाया गया। तभी एक डॉक्टर ने अभिनव की गर्दन पर नस चेक करके घबराहट में कहा, ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से गिर रहा है, प्लस रेट ना के बराबर है, इन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना होगा वरना ये कार्डियक अरेस्ट में जा सकते हैं। उस डॉक्टर की बात सुनते ही फरहान ने स्ट्रेचर्स को बंकर के लिफ्ट की तरफ धकेल कर कहा, गाड़ी भगाओ। और इसी के साथ वो सभी भागकर उस धुएं और बारूद से भरे बंकर से बाहर निकले। खंडर के अहाते में लाशें बिछी हुई थी। नवाब के आदमी सुरक्षा घेरा बनाए खड़े थे। अभिनव को तुरंत एक मॉडिफाइड भारी आर्म्ड एम्बुलेंस की सुविधाओं वाली फॉर्च्यूनर में शिफ्ट किया गया। फरहान और विक्रम भी उसी गाड़ी के पीछे बैठ गए। विक्रम ने अपने दोनों हाथों से अभिनव के पेट के उस फटे हुए घाव को कसकर दबा लिया ताकि खून बाहर निकलने से रोका जा सके। फरहान ने ड्राइवर की सीट पर बैठे नवाब के आदमी को सिर पर अपनी पिस्तौल तान कर दहाड़ कर कहा, गाड़ी उड़ा दे, अगर स्पीड 100 से नीचे आई तो तेरे सिर में गोली मार दूंगा। तभी इंजन से एक खौफनाक दहाड़ आई। गाड़ियों का वो काफिला सायरन बजाकर धूल का गुबार उड़ाकर रामोजी फिल्म सिटी के उन जंगलों से निकलकर हैदराबाद की सड़कों पर आ गया। रात के उस अंधेरे में पुलिस की गाड़ियां आगे आगे चलकर रास्ता खाली करवा रही थी। रेड लाइट को तोड़ा जा रहा था। ये एक ऐसे इंसान की जान बचाने की दौड़ थी जिसके वजूद पर पूरा अंडरवर्ल्ड टिका हुआ था। गाड़ी के अंदर अभिनव का सिर फरहान की गोद में था। अभिनव का चेहरा बर्फ की तरह सफेद पड़ चुका था, उसके होठ नीले हो गए थे। तभी फरहान ने अभिनव के पसीने से भीगे बालों को सहला कर कहा, लायन, आप हार नहीं मान सकते। आपने अपनी शेरनी से वादा किया है कि आप वापस आएंगे। आपको उठना होगा हमारे लिए, अपनी शेरनी के लिए। लेकिन अभिनव उस वक्त एक ऐसे गहरे अंधेरे और सुन कर देने वाले कोमा में डूब चुका था जहां न कोई आवाज पहुंच रही थी न है कोई दर्द। महज 20 मिनट के अंदर वो भारी काफिला टायरों की जोरदार स्क्रीच की आवाज के साथ हैदराबाद के सबसे बड़े सबसे हाई टेक वीआईपी हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर आकर रुका। गेट पर पहले से ही हॉस्पिटल के 4 सबसे बेहतरीन टॉप सर्जन, नर्स और वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर खड़े थे। दरवाजा खोलते ही फरहान और विक्रम ने अभिनव को बाहर निकाला। जब उन सर्जर्स ने अभिनव की हालत देखी, उसका वो खून से पूरी तरह से सना हुआ काला कॉम्बैक्ट सूट, वो खुला हुआ पेट का घाव, वो नीले पड़े होठ, तो उनकी भी रूह कांप गई। चीफ सर्जन ने खौफ से चिल्लाकर कहा, इनका तो पूरा शरीर खून से खाली हो चुका है, इन्हें तुरंत OT1 में शिफ्ट करो। मुझे O नेगेटिव ब्लड की 4 यूनिट्स अभी के अभी OT में चाहिए, जल्दी करो। पूरे हॉस्पिटल्स के उस वीआईपी फ्लोर पर अफरा तफरी मच गई।
अभिनव का स्ट्रेचर बिजली की रफ्तार से कॉरिडोर में दौड़ाया गया। फरहान, विक्रम, मुकेश गुप्ता पागलों की तरह स्ट्रेचर के साथ भाग रहे थे। जैसे स्ट्रेचर ओटी के उन भारी सफेद स्लाइडिंग दरवाजे के पास पहुंचा, गार्ड्स और नर्सेज ने उन तीनों को वहीं रोक दिया। एक सीनियर नर्स ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज सर, आप लोग अंदर नहीं आ सकते। हमें सर्जरी शुरू करनी है, इनकी जान को खतरा है। फरहान खान ने उस नर्स को अंदर जा रहे डॉक्टर्स को अपनी खून से सनी हुई उंगली दिखाकर एक धमकी भरी भयंकर धमकी के साथ कहा, अगर मेरे लायन की सांसें रुकी तो इस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर जिंदा अपने घर नहीं जा पाएगा। चीफ सर्जन ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और ओटी के दरवाजे बंद हो गए। ऊपर लगी ऑपरेशन इन प्रोग्रेस की लाल बत्ती जल उठी। अंदर का नजारा किसी युद्ध के मैदान की तरह मेडिकल टेंट से कम नहीं था। सर्जन्स ने तुरंत कैंची से अभिनव के उस भारी टैक्टिकल कॉम्बैक्ट सूट्स को काटकर उसके शरीर से अलग किया। जैसे ही सूट काटा, अभिनव के शरीर का वो खौफनाक जख्म सामने आ गया। T1 के साथ हुई उस भयंकर लड़ाई और बिना इलाज के वहां तक आने की जिद ने अभिनव के शरीर को तबाह कर दिया था। उसके सीने की पसलियों में गहरे फ्रैक्चर थे, जिसके कारण उसके फेफड़े पर दबाव बन रहा था। बाएं कंधे पर वो गहरा कट था, जहां T1 ने सर्जिकल स्कैपल से वार किया था। लेकिन सबसे भयंकर और जानलेवा स्थिति उसके पेट के उस बाएं हिस्से की थी, जहां T1 का पुश डैगर लगा था। दिल्ली के हॉस्पिटल में जो टांके लगाए गए थे, अभिनव की जिद और उछल कूद के कारण वो भी टूट चुके थे और अंदर की नसें खुल गई थी। इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। एनेस्थेटिक्स मॉनिटर को देखकर चीख कर कहा, ब्लड प्रेशर 64, पल्स गिर रही है, हम इन्हें खो रहे हैं। तभी चीफ सर्जन ने पसीना पोंछ कर कहा, सक्शन चालू करो, मुझे घाव के अंदर देखना है। इनके शरीर में खून नहीं बचा, खून चढ़ाओ अभी। नर्सों ने तुरंत अभिनव के दोनों हाथों की नसों में मोटी मोटी सुइयां डाल दी। ओ नेगेटिव खून की ब्लड बैग को आईवी स्टैंड्स पर टांगा और लाल गाढ़ा खून एक तेज रफ्तार से नली के जरिए अभिनव के उस बर्फ जैसे ठंडे पड़ चुके शरीर में दाखिल होने लगा। सर्जन्स के हाथ बिजली की रफ्तार से चल रहे थे। उन्होंने सबसे पहले उस खुली हुई नसों को कटराइज किया ताकि खून का बहना रुके, और फिर उन्होंने पेट के उस हिस्से के अंदर को साफ किया। तभी सर्जन ने नर्स को ऑर्डर देकर कहा, दूसरी बोतल खून लगाओ, क्योंकि एक बोतल खून से अभिनव का ब्लड प्रेशर सामान्य नहीं हो रहा था। दूसरी ओ नेगेटिव खून की बोतल भी लगा दी गई। अब सर्जन्स ने उस घाव को सीलना शुरू किया। इस बार उन्होंने बहुत ही मजबूत डबल लेयर टांके लगाए ताकि वह आसानी से खुल न सके। अभिनव के टूटे हुए कंधे को भी सिला गया। उसकी पसलियों को स्थिर करने के लिए एक भारी चेस्ट बाइंडर की पट्टियां बांध दी गई। सर्जरी पूरी 3 घंटे तक चली। उन 3 घंटों में ओटी के अंदर कई बार अलार्म बजे और कई बार अभिनव की धड़कन रुकने की कगार पर पहुंची। लेकिन उन बेहतरीन डॉक्टर और अभिनव की उस जिंदा रहने की जिद ने मौत को मात दे दी। चीफ सर्जन ने एक बहुत ही लंबी थकी हुई राहत भरी सांस छोड़कर अपना सर्जिकल मास्क नीचे की तरफ किया और कहा, टांके लग चुके हैं, ब्लीडिंग रुक गई है, इन्हें 2 बोतल खून लिया गया है, पल्स अब स्टेबल है, ये खतरे से बाहर है। पूरे ओटी में मौजूद डॉक्टर्स और नर्सों ने ताली बजाई और राहत की सांस ली। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने साक्षात यमराज से एक इंसान की जान छीन ली है। तभी चीफ सर्जन ने ऑर्डर देकर कहा, इन्हें बहुत ही सावधानी से आईसीयू में शिफ्ट करो। इन्हें हाई डोज एनेस्थेसिया और सेडेटिव्स पर रखो। इनका शरीर बहुत भयंकर ट्रॉमा से गुजरा है। इन्हें होश में आने में कम से कम 24 घंटे का वक्त लगेगा। कुछ देर बाद ओटी के भारी दरवाजे खुले। बाहर जमीन पर बैठे फरहान, विक्रम, मुकेश गुप्ता तुरंत उछलकर खड़े हो गए। सर्जन्स बाहर आए। उनके कपड़ों पर अभिनव का खून लगा था। तभी मुकेश गुप्ता ने कांप कर पूछा, डॉक्टर, हमारा शेर कैसा है? चीफ सर्जन ने मुस्कुराकर कहा, वो सुरक्षित हैं सर। सर्जरी सफल रही। हमने उनके फटे हुए घावों को दोबारा टांके लगा दिए, पट्टियां बांध दी। खून बहुत ज्यादा बह जाने के कारण हमें उन्हें 2 बोतल खून चढ़ाना पड़ा। उनका शरीर अभी बड़ा कमजोर है, इसलिए हमने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। फरहान खान ने आसमान की तरफ देखकर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांक कर कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो फूट फूट कर रोने लगा। तो विक्रम ने डॉक्टर से पूछा, क्या हम उन्हें देख सकते हैं? आगे से डॉक्टर ने उनकी बात का जवाब देकर कहा, हाँ, लेकिन अभी वो गहरी बेहोशी में है। हमने उन्हें हैवी सेडेटिव्स दिए हैं ताकि उनका शरीर आराम कर सके। उन्हें होश में आने में पूरे 24 घंटे लग सकते हैं।
अभिनव को एक स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन मास्क और अनगिनत ड्रिप्स के साथ आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। फरहान, विक्रम, मुकेश गुप्ता उस कांच के कमरे के बाहर कुर्सियां डालकर बैठ गई। अब उन्हें सिर्फ अपने लायन के होश में आने का इंतजार था। इधर हॉस्पिटल में अभिनव जिंदगी की जंग जीत रहा था और उधर रामोजी फिल्म सिटी के उस खंडर में एक अलग ही लेवल का क्लीन अप ऑपरेशन चल रहा था। हैदराबाद के डॉन नवाब ने अपने सैकड़ों हथियार बंद आदमियों के साथ उस पूरे खंडर और जमीन के नीचे वाले उस न्यूक्लियर बंकर को अपने कब्जे में ले लिया था। बंकर के उस मेडिकल रूम में नवाब अपनी चांदी की मुठ वाले छड़ी ठेक कर अंदर दाखिल हुआ। कमरे के बिल्कुल बीचों बीच खून के एक बड़े से दलदल में ट्राइडेंट कार्टेल के उस खौफनाक मास्टरमाइंड T1 की लाश पड़ी थी। उसका वो अंधा चेहरा छाती में लगा और वो घाव चीख चीख कर बता रहा था कि लायन का कहर कैसा होता है। नवाब ने अपने आदमियों को ऑर्डर देकर कहा, इस कुत्ते की लाश को यहाँ से उठाओ, इसके टुकड़े टुकड़े करो और इसे तेजाब के ड्रमों में डाल दो। इस शैतान की हड्डियां भी इस दुनिया में नहीं बचनी चाहिए। इसका नामो निशान मिटा दो। नवाब के आदमियों ने तुरंत T1 की उस विशाल लाश को घसीट कर वहां से हटाना शुरू किया। ट्राइडेंट कार्टेल का गुरूर अब एक सिर्फ कचरा बन चुका था। तभी कमरे के कोने में एक डरी हुई सहमे और सिटकने की आवाज आई। नवाब मुड़ा और उस कोने की तरफ गया। वहां जमीन पर दुनिया के सबसे बड़े फार्मा एम्पायर की अरबपति मालकिन पूजा सहगल बेहोश पड़ी थी। अभिनव की उस जोरदार लात वो दीवार से टकराई और उस समय बेहोश हो गई थी। नवाब के आदमियों ने आगे बढ़कर पूजा सहगल को बालों से पकड़ा और उसे जमीन पर खींचकर बिठा दिया। नवाब ने एक ठंडी आवाज में कहा, उठाओ इसे। तभी एक आदमी ने पानी की बोतल से पूजा के चेहरे पर पानी फेंका। पानी पड़ते ही पूजा अचानक खांस कर पागलों की तरह हाँप कर बेहोश से होश की हालत में आ चुकी थी। जैसे उसकी आंखें खोली, उसने अपने सामने T1 नहीं बल्कि हैदराबाद के खूंखार अंडरवर्ल्ड के आदमी सफेद कपड़ों में नवाब को खड़ा देखा। उसकी नजरें उस जगह पर टिक गई जहां कुछ देर पहले T1 की लाश पड़ी थी। वहां अब सिर्फ खून का एक बहुत बड़ा तालाब था। पूजा का दिमाग फटने लगा। उसे समझ आ गया कि अब सब खत्म हो चुका है। पूजा सहगल पागलों की तरह रोने लगी। वो अपने घुटनों के बल सिसक कर नवाब के पैरों में गिर पड़ी। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं नहीं, मुझे मारना मत, प्लीज मुझे जाने दो। मेरा सारा पैसा ले लो, मेरे पास अकाउंट में पैसा है, मैं तुम्हें अरबों रुपए दूंगी। तभी नवाब ने अपनी छड़ी की नोक पर पूजा सहगल के ठोड़ी को उठाकर उसका चेहरा ऊपर किया। नवाब ने एक बहुत ही जहरीली और ठहाके वाली हंसी हंसकर कहा, पैसा? तुम्हें क्या लगता है मोहतरमा कि ये जो हैदराबाद का नवाब है ये पैसों का भूखा है? तुमने जिस शेरनी पर गोली चलवाने की साजिश रची थी वो शेर मेरे मालिक का बेटा है। तुमने द अनब्रोकन से गद्दारी की। तुमने उन पैसों से अपने जूतों की धूल भी साफ नहीं करूंगा। उसके बाद सुनकर पूजा सहगल खौफ से थर थर कांप रही थी। उसका महंगा गाउन फटा हुआ था और उसका चेहरा कीचड़ और खून से सना हुआ था। तभी नवाब ने अपनी छड़ी नीचे करके एक खौफनाक फैसला सुनाकर कहा, तुम्हें मौत नहीं मिलेगी पूजा सहगल। लायन का हुक्म है कि तुम्हें जिंदा रखा जाए। तुम्हारी सजा मौत से भी हजारों गुना बदतर होगी। इसके बाद नवाब ने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया और उसको ऑर्डर देकर कहा, इसके हाथों और पैरों से लोहे की बेड़ियां डालो। इसके चेहरे पर एक काला बोरा पहनाओ। इसे पुलिस के उस एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स के हवाले कर दो जो हमारी जेब में है। हमें इसे एक ऐसे अंधे और चलन भरी काल कोठरी में डालना है जहां इसे दिन और रात का फर्क भी नहीं पता चले। इसके सारे बैंक अकाउंट्स हैक करके खाली कर दो। ये दुनिया के सबसे अमीर औरत अब अपनी बाकी की पूरी जिंदगी एक भिखारिन की तरह जेल की रोटियां खाकर चूहों की तरह बीच में सड़ेगी। इसी बात सुनकर पूजा सहगल पागलों की तरह चीखने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, मुझे मार दो मुझे, मुझे जेल में मत डालो प्लीज। वो जानती थी कि उसके जैसी ऐशो आराम में पली औरत वो काल कोठरी किसी नर्क से कम नहीं होगा, लेकिन उसके चीखों का वहां कोई असर नहीं हुआ। नवाब के आदमियों ने कोई रहम नहीं दिखाया और पूजा सहगल के हाथों और पैरों में बाहरी लोहे की जंजीर बांध दी। उसके सिर पर एक काला बदबूदार बोरा डाल दिया। तभी एक आदमी ने उसे लात मारकर आगे धकेल कर कहा, चल चुड़ैल। पूजा सहगल को घसीटकर उस बंकर में बाहर लाया गया। ट्राइडेंट कार्टेल के जो बाकी बचे हुए गार्ड्स, जो लगभग 15 लोग थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था। उन्हें भी नवाब के आदमियों ने रस्सियों से बांध लिया और अपनी गाड़ियों में ठूंस लिया। उन सबका अंजाम अब उस काल कोठरी में तय होने वाला था।
ट्राइडेंट कार्टेल, वो नाम जिसे दुनिया की सरकारें कांपती थी, आज वो हैदराबाद की जमीन के नीचे हमेशा के लिए राख हो चुका था। इसी समय उधर हैदराबाद के उस वीआईपी हॉस्पिटल में समय जैसे रुक सा गया था। आईसीयू के उस कांच के कैबिन के बाहर फरहान खान, विक्रम और मुकेश गुप्ता अपनी कुर्सियों पर बुत बनकर बैठे हुए थे। बाहर का सूरज ढल चुका था, रात हो गई थी और फिर से अगले सुबह का सूरज निकल आया था। पूरे 24 घंटे बीत चुके थे। इन 24 घंटों में उन तीनों ने ना तो पानी की एक बूंद पी, ना ही अपनी आंखों में एक सेकंड के लिए झपकाई। उनका सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस आईसीयू के अंदर मॉनिटर पर चल रही अभिनव की धड़कन पर टिका हुआ था। दिल्ली से अनिका भी लगातार फोन पर जुड़ी हुई थी। वो दिल्ली के हॉस्पिटल में अनन्या के पास बैठी थी, लेकिन उसका दिल हैदराबाद के इस आईसीयू में अभिनव के पास था। अनिका की रोती हुई आवाज फोन के स्पीकर पर आ रही थी। उसने सिसक कर कहा, विक्रम, लायन को होश में क्यों नहीं आ रही? 24 घंटे हो गए हैं। इधर से विक्रम ने अपनी भारी आवाज में उसकी बात का जवाब देकर कहा, डॉक्टर ने कहा था अनिका कि उनके शरीर को आराम की जरूरत है। उनका बहुत खून बह चुका था और वो जल्द ही आंखें खोलेंगे। हालांकि उसकी खुद की आंखें डबडबाई हुई थी। वहीं फरहान खान जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी मशीन गन अभी भी उसकी गोद में थी। फरहान ने आसमान की तरफ देखकर फुसफुसाकर दुआ मांग कर कहा, या खुदा, बस एक बार मेरा शेर दहाड़ दे। मैं अपनी आधी उम्र आपको देने के लिए तैयार हूं। तभी आईसीयू के अंदर एक हल्की सी हलचल हुई। मशीन की वो बीप बीप की आवाज थी। उसकी रफ्तार अचानक थोड़ी रुक गई। फरहान खान, मुकेश गुप्ता और विक्रम एक झटके में अपनी कुर्सियों से उछल कर खड़े हो गए। वो तीनों पागलों की तरह उस कांच के दरवाजे से चिपक गए। अंदर बिस्तर पर सफेद चादरों के बीच लेटे हुए अभिनव के बाएं हाथ की उंगलियों में एक हल्का सा कंपन हुआ और फिर बहुत ही धीरे से एक गहरी और थकी हुई जद्दोजहद के बाद अभिनव की वो लाल प्रलयंकारी और बर्फीली आंखें पूरी तरह से खुल गई। फरहान खान ने खुशी में दहाड़ कर कहा, लायन। वहीं मुकेश गुप्ता की आंखों में राहत के आंसू बहने लगे। नर्सें और डॉक्टर तुरंत भागकर आईसीयू के अंदर दाखिल हुए। तभी अभिनव ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे डॉक्टर की वो तेज एलईडी लाइटें चुभी और उसका दिमाग अभी भी उन तेज पेन किलर्स और सेडेटिव्स के नशे में था। उसे समझने में कुछ सेकंड लगे कि वो अब कहाँ है। उसे याद आया कि वो खंडर, वो T1 की वो खौफनाक चीख, उसके दिल में अपना खंजर उतारना। अभिनव के दिमाग के सबसे पहला ख्याल आया कि T1 मर चुका है। वहीं उसके पेट में एक भारीपन था, जहां नए टाके और पट्टियां लगी थी, लेकिन वो जानलेवा दर्द अब कम हो चुका था, क्योंकि उसके शरीर में अब नया खून दौड़ रहा था। डॉक्टर ने आकर अभिनव की आंखों में फ्लैश लाइट मारी और उनका ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। तभी चीफ सर्जन ने मुस्कुरा कर कहा, वेलकम बैक सर। आप पूरे 24 घंटे बाद होश में आए हैं। आपकी सर्जरी सफल रही। आपको कैसा महसूस हो रहा है? लेकिन अभिनव ने डॉक्टर को इग्नोर कर दिया। उसने अपनी नजरें घुमाई और आईसीयू के कांच के बाहर वफादार फरहान, विक्रम, मुकेश गुप्ता को देखा। उनके चेहरे पर जो खुशी और रोने के भाव थे, वो अभिनव को बता रहे थे कि इन लोगों ने उसके लिए क्या क्या सहा है। अभिनव ने अपने सूखे होठों को खोला। उसकी आवाज बहुत ही कमजोर, भारी और खुरदरी थी, लेकिन उसमें जो हुक्म और तड़प थी, वो दुनिया की हर आवाज से ज्यादा तेज थी। उसने अपनी उस भारी कमजोर आवाज में कहा, अनन्या। अभिनव के मुंह से होश में आने के बाद निकलने वाला यह शब्द पहला था। उसने ना तो अपनी जीत के बारे में पूछा, ना T1 के लाश के बारे में, ना ही पूजा सहगल के बारे में। उस लायन के दिमाग और दिल में और उसके रूह में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था। अभिनव के बिस्तर से उठने की कोशिश करके अपनी कांपती हुई आवाज में वो फिर बोला, अनन्या, मेरी अनन्या कहाँ है? तभी डॉक्टर ने घबराकर अभिनव को पकड़कर कहा, सर, प्लीज प्लीज उठिए मत। आपके टांके फिर से खुल जाएंगे। आपकी हालत अभी नाजुक है। लेकिन आगे से अभिनव ने डॉक्टर का हाथ झटक कर अपनी उन लाल आंखों में उसे घूर कर कहा, मुझे मुझे मेरी पत्नी के पास जाना है। उसने इतना ही कहा था कि इसी वक्त आईसीयू के दरवाजे खुले। मुकेश गुप्ता, विक्रम और फरहान अंदर आ गए। मुकेश गुप्ता ने आगे बढ़कर अभिनव का माथा चूम कर रो कर कहा, अभिनव बेटे, शांत हो जाओ। अनन्या बेटिया दिल्ली के हॉस्पिटल में है, वो बिल्कुल ठीक है।
अनिका उसके पास और वो तुम्हारी राह देख रही है। तभी अभिनव ने मुकेश का हाथ पकड़कर कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना मुकेश अंकल, मुझे इसी वक्त दिल्ली जाना है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके होश में आने पर उसके सामने रहूंगा। मुझे अपनी शेरनी के पास जाना है। उसकी आंखों में एक ऐसी जीत थी जैसे पहाड़ भी नहीं तोड़ सकता। तब विक्रम ने समझाने की कोशिश करके कहा, लेकिन लायन आपकी हालात। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अभिनव ने दहाड़ कर कहा, मुझे दिल्ली जाना है विक्रम, अभी के अभी। अभिनव ने पूरी ताकत लगाकर ऐसी दहाड़ मारी कि आईसीयू के अंदर की मशीनें झंझना उठी। उसकी इस दहाड़ को सुनकर डॉक्टर समझ गए कि इंसान की जिद के आगे साइंस भी हार जाएगी। अगर इसे रोका गया तो खुद अपने सारे तार नोच कर यहाँ से भाग निकलेगा। इसलिए चीफ सर्जन ने हार मानकर कहा, ठीक है सर, हम आपको यहाँ नहीं रोकेंगे, लेकिन आप किसी आम फ्लाइट या गाड़ी से सफर नहीं कर सकते। आपका शरीर बड़ा कमजोर है। डॉक्टर की यह बात सुनते ही मुकेश गुप्ता ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। मुकेश गुप्ता ने अपनी वो व्हाइट कॉलर विजार्ड वाली अथॉरिटी से कहा, हम आम फ्लाइट से नहीं जाएंगे डॉक्टर, हमारा प्राइवेट चार्टर्ड जेट एयरपोर्ट पर खड़ा है। आप बस इसे एक फ्लाइंग आईसीयू में बदल दीजिए। आपकी पूरी मेडिकल टीम, सारे इक्विपमेंट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, सब कुछ उस प्लेन में शिफ्ट होगा। अभिनव पूरी मेडिकल सुविधाओं के साथ दिल्ली जाएगा। उसके ये बात सुनकर आगे से डॉक्टर ने हामी भरकर कहा, हम अभी अरेंज करते हैं सर। अगले 2 घंटे के अंदर हैदराबाद के उस वीआईपी हॉस्पिटल में युद्ध लेवल पर काम शुरू हो गया। अभिनव को एक एडवांस पोर्टेबल स्ट्रेचर पर शिफ्ट किया गया। उसके शरीर में लगी हुई आईवी ड्रिप्स, ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स और पेन किलर्स के पंप्स, सबको उस स्ट्रेचर के साथ अटैच कर दिया गया। फरहान खान और विक्रम ने खुद अपने हाथों से विक्रम और अभिनव के उस स्ट्रेचर को उठाया और उसे एक आर्म्ड एम्बुलेंस में डाला। काफिला एक बार फिर सायरन बजाता हुआ हैदराबाद की सड़कों से गुजरा, लेकिन इस बार उनकी मंजिल मौत की कोई खंडर नहीं, बल्कि वो रनवे था जहां वो अपने घर लौट रहा था। शमशाबाद एयरपोर्ट पर वो विशाल काय जेट ब्लैक चार्टर्ड प्लेन खड़ा था। अंदर का नज़ारा पूरी तरह से बदल दिया गया था। प्लेन की लग्जरी सीट्स को हटाकर बीचों बीच एक पूरा आईसीयू सेटअप तैयार किया गया। अभिनव को स्ट्रेचर्स समेत प्लेन के अंदर लाया गया और 3 टॉप डॉक्टर्स और नर्सेज की एक टीम अभिनव के पास खड़ी थी। तभी मुकेश गुप्ता ने पायलट को ऑर्डर देकर कहा, उड़ान भरो। जेट के भारी और एक भयंकर दहाड़ मारी। कुछ ही सेकंड में वो प्राइवेट जेट हैदराबाद की उस तपती हुई जमीन को छोड़कर बादलों का सीना चीर कर दिल्ली के तरफ आसमान में उड़ चुका था। प्लेन के अंदर एक बहुत ही अजीब सा लेकिन खूबसूरत सन्नाटा था। अभिनव उस मेडिकल बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा खिड़की की तरफ था। बाहर आसमान में चांद निकल आया था। चांद की वो ठंडी और सफेद रोशनी बादलों पर पड़ रही थी। अभिनव ने अपनी पट्टियों से बंधा हुआ हाथ धीरे से अपनी छाती पर रखा। उसे अब कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में से T1, पूजा सहगल, खून खराबा, साजिशें, सब कुछ मिट चुके थे। उसके ख्यालों में सिर्फ एक चीज पल रही थी, दिल्ली के उस हॉस्पिटल का वो कमरा जहां उसकी अनन्या लेटी हुई थी। अभिनव ने मुस्कुराकर बादलों को देखकर अपने मन ही मन में कहा, मैं आ रहा हूं अनन्या। मैंने वो आग बुझा दी। मैंने हमारे रास्ते के सारे कांटे निकाल दिए। अब इस लायन के एम्पायर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हुकूमत होगी। वहीं फरहान खान पास वाली सीट पर बैठा था और अपने भगवान को मुस्कुराता हुआ देख रहा था। फरहान ने बहुत ही धीमी आवाज में खुशी के आंसू पोंछ कर कहा, मुकेश अंकल, आज लायन के चेहरे पर जो सुकून है, मैंने वो पिछले 15 सालों में कभी नहीं देखा। आज सच में हमारा वनवास खत्म हो गया। उसके ये बात सुनकर मुकेश गुप्ता ने मुस्कुराकर फरहान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ फरहान, आज लायन को उसकी असली मंजिल मिल गई। आज प्यार ने मौत को हरा दिया। इसके कुछ समय बाद आसमान का सीना चीर कर वो जेट ब्लैक चार्टर्ड प्लेन जैसे ही दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा, दिल्ली की हवा में एक अजीब सा सुकून और खौफ का मिला जुला एहसास फैल गया। लायन अपने शिकार का खात्मा करके वापस अपने गढ़ लौट आया था। एयरपोर्ट पर पहले से ही एम्बुलेंस और भारी सुरक्षा बल तैनात था। अभिनव को बहुत ही सावधानी से प्लेन से उतारकर एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। फरहान खान और विक्रम मुकेश गुप्ता किसी साए की तरह उसके साथ चल रहे थे। दिल्ली के उस वीआईपी हॉस्पिटल के पूरे फ्लोर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था।
जैसे ही अभिनव के स्टेचर को आईसीयू के अंदर लाया गया, अभिनव की वो लाल और थकी हुई आंखें पागलों की तरह सिर्फ एक ही चेहरे को ढूंढ रही थी, और फिर उसकी नजरों में अपनी पर जाकर ठहर गई। कमरे के बिल्कुल बीचों बीच सफेद चादरों में लिपटी अनन्या लेटी थी। वो होश में थी, और जब उसने अभिनव को स्ट्रेचर्स पर खून से सने हुए पट्टियों के अंदर लिपटा हुआ अंदर आता देखा, तो उसकी आंखों से आंसुओं की एक मोटी धार निकली। नर्सों ने अभिनव के बिस्तर को बिल्कुल अनन्या के बिस्तर से बगल में लगा दिया। दोनों के बीच में बमुश्किल कुछ इंच का फासला था। अभिनव को बिस्तर पर लिटाया गया और दर्द और थकान के बावजूद अभिनव ने करवट बदल ली। अपना पट्टियों से बंधा हुआ हाथ बढ़ाकर अनन्या के कांपते हुए हाथों को अपने हथेली में थाम लिया। अभिनव ने एक बहुत ही कमजोर लेकिन दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान के साथ फुसफुसा कर कहा, मैं आ गया मेरी शेरनी। मैंने अपना वादा पूरा किया। वो शैतान T1 मारा गया है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आगे से अनन्या ने रोकर अभिनव के हाथ को चूम लिया। उसने रोते हुए हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत जिद्दी हो अभिनव। तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन प्लीज अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। आगे से अभिनव ने मुस्कुराकर कहा, कभी नहीं। ये कहते हुए उसकी आंखें थकान से बंद होने लगी। उन दोनों ने एक दूसरे को हाथ पकड़े पकड़े दवाइयों के असर से एक गहरी खौफ रहित और सुकून भरी नींद में गोता लगा लिया। आईसीयू के अंदर मॉनिटर की बीप बीप अब मौत की नहीं बल्कि एक नई जिंदगी के संगीत की तरह बज रही थी। वक्त किसी मरहम की तरह होता है, और इस 10 दिनों में अभिनव और अनन्या के शरीर और रूह दोनों के घावों में बड़ी तेजी से भर दिया गया था। आईसीयू से निकलकर अब वो दोनों हॉस्पिटल के एक बहुत आलीशान प्रेसिडेंशियल स्वीट में शिफ्ट हो चुके थे। इन 10 दिनों में बहुत कुछ बदल गया। अभिनव के पेट के टांके अब सूख चुके थे। उसकी टूटी हुई पसलियां जुड़ रही थी। चेहरे के सूजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अनन्या का कंधा भी अब तेजी से रिकवर कर रहा था। इन 10 दिनों में दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे के साथ वो वक्त बिताया जो पिछले 3 सालों की घुटन भरी शादी में उन्हें कभी नहीं मिला था। अभिनव रोज सुबह अनन्या को अपने हाथों से सूप पिलाता। अनन्या अभिनव के घावों पर दवाई लगाती। उनके बीच की वो दीवारें, वो गलत फहमियां, वो घर जमाई और मालकिन वाला रुतबा, अब सब कुछ खून और आग की उस जंग में भस्म हो चुका था। अब वो सिर्फ दो ऐसे दिल थे जो एक दूसरे के बिना धड़क नहीं सकते थे। एक दिन खिड़की के बाहर दिल्ली की बारिश को देखकर अनन्या ने अभिनव के कंधे पर सिर रखकर कहा, तुम्हें पता है जब तुम T1 को मारने गए थे, मैं कोमा में थी। मुझे अंधेरे में सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही थी। तुम्हारी उस आवाज ने मुझे मौत के मुंह से वापस खींचा है। आगे से अभिनव ने उसके माथे को चूम कर कहा, और तुम्हारे इसी प्यार ने मुझे उस बंकर में जिंदा रखा था, वरना मैं T1 के खंजर से तो मर ही जाता। 10वें दिन दोनों को हॉस्पिटल के पूरी तरह से डिस्चार्ज कर दिया गया। कपूर मेंशन में उनका एक राजा और रानी की तरह स्वागत हुआ। आंचल कपूर ने अभिनव की आरती उतारी। जो आंचल कपूर कल तक अभिनव को एक भिखारी और मौत का सौदागर मानती थी, आज वो समझ चुकी थी कि अभिनव ही वो इकलौता फरिश्ता है जिसने उनकी बेटी को दूसरी जिंदगी दी है। शारीरिक रूप से वो पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अभिनव के अंदर का वो डॉन और वो बिजनेसमैन फिर से जाग उठा। अब वक्त था उस आखिरी दाग को धोने का जो उसके पिता विराज गुप्ता की मौत के बाद उनकी कंपनी पर लगा था। दिल्ली के दिल में स्थित एक गगनचुंबी आलीशान कांच की बिल्डिंग लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज खड़ी थी, और यह वही कंपनी थी जिसे सालों पहले विराज गुप्ता ने अपने खून पसीने से बनाया था। लेकिन उनकी मौत के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गद्दारों के साथ मिलकर मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर आहूजा, मिस्टर रेड्डी और उस गुरलीन के साथ मिलकर इस पर कब्जा कर लिया था। सुबह के ठीक 11 बजे लायन ग्रुप के शानदार बोर्ड रूम में एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। सिंघानिया, आहूजा और रेड्डी कुर्सी पर बैठे पसीना पहुंच रहे थे। उन्हें अंडरवर्ल्ड से खबरें मिल चुकी थी कि अभिनव ने T1 को खत्म कर दिया है, पूजा सहगल को जेल में सड़ा दिया है। उनका सबसे बड़ा बैकअप खत्म हो चुका था। तभी बोर्ड रूम के भारी शीशे के दरवाजे एक भयंकर क्लिक के साथ खुले। फ्रेम के बिल्कुल बीचों बीच एक डार्क ग्रे रंग का 3 पीस इटालियन सूट पहने, आंखों में एक परलंकारी और बादशाहों वाला गुरूर लिए अभिनव गुप्ता दलायन खड़ा था। उसके ठीक पीछे फरहान खान द बेस्ट विक्रम अपनी ऑटोमेटिक राइफल्स ताने हुए खड़े थे, और उनको देखते ही पूरे बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। सिंघानिया और आहूजा डर के मारे अपनी कुर्सी से खड़े हो गए।
और उनकी टांगें कांप रही थी। वहीं अभिनव बहुत ही शांत लेकिन भारी कदमों के साथ चलता हुआ सीधे उस चेयरमैन की कुर्सी के पास गया और जिस पर कभी उसके पिता बैठते थे। अभिनव ने अपनी उंगलियों से उस लेदर की कुर्सी को सहलाकर बहुत ही सर्द आवाज में कहा, ये कुर्सी पिछले 10 सालों से गलत लोगों के वजन से गंदी हो रही थी। इसके बाद उसने प्रलयंकारी आंखें सिंघानिया पर गड़ाई। अभिनव की आवाज में एक दहाड़ आई और उसने दहाड़ कर कहा, मिस्टर सिंघानिया, मेरे पिता ने तुम्हें सड़क से उठाकर इस कंपनी का डायरेक्टर बनाया था और तुमने क्या किया? तुमने T1 के साथ मिलकर मेरे पिता की पीठ में छुरा घोंपा। तुमने इस कंपनी के शेयर ब्लैक मार्केट में बेचे। तभी आगे से सिंघानिया ने हकलाकर हाथ जोड़कर कहा, अभिनव बेटा, मेरी बात सुनो। मेरी मेरी मजबूरी थी, मुझे मजबूर किया गया था। उसकी ये बात सुनकर अभिनव ने चिल्लाकर कहा, चुप रहो। अभिनव ने मेज पर इतने जोर से मुक्का मारा कि कांच के टेबल पर दरार पड़ गई। इसके बाद अभिनव ने ऑर्डर देकर कहा, फरहान। अपना नाम सुनते ही फरहान ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ आगे बढ़कर कहा, जी लाहिन। तभी आगे से अभिनव ने उसको ऑर्डर देकर कहा, इन तीनों गद्दारों सिंघानिया, आहूजा और रेड्डी के नाम पर इसी कंपनी में जितने भी शेयर हैं वो सब तुरंत मेरे नाम पर ट्रांसफर करो और फिर इन्हें इस बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक दो या फिर इन्हें पुलिस के उन एंटी करप्शन अफसरों के हवाले कर दो जो इनकी फाइलों का इंतजार कर रहे हैं। उसका यह हुक्म सुनते ही आगे से 3 गद्दारों ने डर के मारे कांप कर कहा, हम पेपर्स पर साइन करने को तैयार हैं, प्लीज हमें मारो मत। तीनों गद्दार रोते हुए अभिनव के पैरों में गिर पड़े। इस सब के 1 घंटे के अंदर सारा लीगल पेपर वर्क पूरा हो गया। गद्दारों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद अभिनव उस चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ गया। चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने के बाद अभिनव ने अपने सबसे वफादार सलाहकार की तरह देखते हुए कहा, मुकेश अंकल, आज से लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और कपूर इंडस्ट्रीज मिलकर काम करेंगे। कंपनी के सारे गद्दारों का सफाया करो। मैं चाहता हूं कि प्रोजेक्ट संजीवनी का मास प्रोडक्शन इसी कंपनी के बैनर तले हो। हम दुनिया को दिखाएंगे कि विराज गुप्ता का बेटा सिर्फ अंडरवर्ल्ड का लायन नहीं, कॉर्पोरेट दुनिया का भी बादशाह है। उसकी ये बात सुनते ही ऑफिस में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। अभिनव अपने इस मुकम्मल जीत का जश्न मना रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपने अतीत के पन्ने को साफ कर दिया, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल तरह भयंकर रूप से अनजान था कि उसने जिस अतीत को दफनाने का जश्न मनाया था वो अतीत अभी मरा नहीं था। दिल्ली की इस चकाचौंध और जनसन से हजारों मील दूर, दुनिया के एक ऐसे अज्ञात गुप्त और रडार की पहुंच से दूर आइलैंड बेस पर जो प्रशांत महासागर के किसी अंधेरे कोने में था, एक ऐसा नजारा था जो किसी इंसान की नसों को अंदर बर्फ जमा दे। इस आइलैंड की जमीन पर सैकड़ों फीट नीचे एक सुपर विलेन जैसी हाईटेक फैसिलिटी थी। वहां एक बहुत बड़े लाल रोशनी से नहाए हुए कंट्रोल रूम में दर्जनों स्क्रीन लगे हुए थे और उन स्क्रीन के सामने एक बहुत ही आलीशान शाही गेमिंग चेयर पर एक आदमी बैठा था। उसके हाथ में वाइन का एक महंगा गिलास था। उसने बहुत ही शानदार सिल्क का सूट पहना था। यह आदमी जब मुड़ा तो उसका चेहरा देखकर साक्षात मौत भी चीख पड़े। उसका चेहरा हूबहू 100% उस इंसान के जैसा था जिसे अभिनव ने हैदराबाद के उस बंकर में अपने खंजर से मार दिया था। लेकिन इस आदमी के चेहरे पर कोई खरोंच नहीं थी। उसकी दोनों आंखें बिल्कुल सही सलामत शैतानी चमक से भरी हुई थी। इसका कोई हाथ नहीं टूटा था और ये असली T1 था, दुनिया के अंडरवर्ल्ड का वो असली बेताज और खौफनाक बादशाह, जिसके बारे में दुनिया तो क्या, खुद उसकी सबसे बड़ी पार्टनर पूजा सहगल और उसके वफादार गुरलीन को भी नहीं पता था। असली T1 के होठों पर एक बहुत ही घिनौनी शातिर और मुस्कान खेल रही थी। वो स्क्रीन पर उस हैदराबाद वाले न्यूक्लियर बंकर के सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। उसने देखा कि कैसे अभिनव ने उसके हम शक्ल की आंख फोड़ी, कैसे उसका हाथ तोड़ा, कैसे उसके दिल में खंजर उतार दिया। असली T1 उस कंट्रोल रूम में पागलों की तरह ठहाके मारकर हंसने लगा। उसकी हंसी में एक ऐसा खौफ था जो दीवारों को कंपा दे। असली T1 ने वाइन का एक असली घूंट लेकर अपने स्क्रीन को छू कर कहा, हाँ, बेवकूफ अभिनव, तूने सोचा कि तूने T1 को मार दिया? तूने सोचा कि दुनिया का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड इतना कमजोर है कि तेरे उन 2 कौड़ी के मुक्कों से हार जाएगा और सड़क छाप गुंडों की तरह एक बंकर में मारा जाएगा? ये दुनिया का सबसे बड़ा खौफनाक सबसे गहरा सीक्रेट था
असली टी1 कभी भी किसी भी खतरनाक मिशन या किसी ऐसे दुश्मन के सामने खुद नहीं जाता था। उसने दुनिया भर के सबसे बेहतरीन जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल करके अपने ऐसे 10 क्लोन तैयार करवा रखे थे। ये क्लोन्स हूबहू टी1 के जैसे दिखते थे। उनकी आवाज, उनका कद, काठी, यहाँ तक कि उनके फिंगरप्रिंट्स भी सर्जिकली मैच किए गए थे। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उन क्लोन्स का ब्रेन वॉश इतनी भयंकर तरीके से किया गया था। क्लोन खुद को ये मानते थे कि वो असली टी1 है। इसलिए हैदराबाद में मारे गए उस क्लोन ने आखिरी दम तक असली टी1 की तरह घमंड दिखाया और उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ एक मोहरा है और ये राज इतना गहरा था। ये पूजा सहगल, गुरलीन, जो सालों तक टी1 के साथ काम कर रही थी, उन्हें भी लगता था कि वो असली टी1 से मिल रही हैं। असली टी1 हमेशा पर्दे के पीछे मीलों दूर से अपनी रानियों की तरह इन मोहरों को नचाता था। उसने अपना वाइन का ग्लास मेज पर रखकर कहा, खैर, रायन ने मेरे क्लोन को मार दिया, मेरे घमंड को ठेस पहुंचाई, लेकिन इस फुटेज से मुझे कुछ और भी पता चला है। उसकी आंखों में अब हंसी की जगह एक भयंकर गुस्सा और आग आ चुकी थी। असली टी1 ने कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाई, फुटेज को रिवाइंड किया और उसने देखा कि गुरलीन ने अभिनव को उस खंडर की लोकेशन बताई थी। फिर उसने उस बंकर की फुटेज देखी जहां पूजा सहगल ने अपनी जान की भीख मांगने के लिए उस क्लोन टी1 को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया और खुद लायन के सामने गिड़गिड़ाने लगी। असली टी1 के चेहरे की नसें तन गई। असली टी1 ने पुकार कर कहा, गद्दार कुतिया, गुरलीन ने मेरी लोकेशन लायन को दी। पूजा सहगल ने अपनी जान बचाने के लिए मेरे क्लोन को मारने के लिए छोड़ दिया। ट्राइडेंट कार्टेल के बादशाह के साथ गद्दारी का अंजाम सिर्फ मौत होता है। असली टी1 ने अपने डेस्क पर रखा एक लाल रंग का सैटेलाइट फोन उठाकर एक नंबर डायल किया। उसने अपने सबसे खूंखार सीक्रेट असैसिनेशन स्क्वाड्स के लीडर को ऑर्डर देकर कहा, शैडो वन, पूजा सहगल और गुरलीन, ये दोनों जहां भी है, मुझे इनकी लाशें चाहिए, आज रात ही। तो फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, यस मास्टर। इधर असली टी1 ने मौत का फरमान जारी किया और उधर हैदराबाद और दिल्ली के दो खौफनाक घटनाएं एक साथ घटी। हैदराबाद एटीएस की सीक्रेट कॉल कोठरी नवाब ने पूजा सहगल को पुलिस के एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स में एक खुफिया और सेलन भरी अंडरग्राउंड जेल में डलवा दिया था। पूजा फटे हुए कपड़ों में जमीन पर पड़ी हुई सड़ा हुआ खाना खाने को मजबूर थी। वह हर रात रोती थी। रात के 3 बज रहे थे। अचानक उस हाई सिक्योरिटी जेल के बाहर सारे कैमरे एक झटके में ब्लैंक हो गए। जेल के 2 गार्ड्स जो पूजा की कोठरी के बाहर पहरा दे रहे थे, उनके गले पर पीछे से एक बिल्कुल खामोश और अदृश्य वार हुआ। एक पतले पियानो वायर से दोनों गार्ड्स के गले रेत दिए गए। वो बिना आवाज के जमीन पर गिर पड़े। कोठरी का लोहे का दरवाजा खुला। अंधेरे में एक परछाई अंदर आई। पूजा सहगल ने नींद में घबरा कर कहा, कौन है? आगे से उस परछाई ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक बहुत ही भारी और जहरीला इंजेक्शन निकाला। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उस किलर ने एक ही झटके में इंजेक्शन पूजा की गर्दन में उतार कर कहा, नहीं, मुझे मत मारो, मैं पूजा सहगल हूं, मैं तुम्हें अरबों। जहर इतना भयंकर और तेज था कि पूजा सहगल का शरीर महज 5 सेकंड में बुरी तरह से ऐंठने लगा। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। उसकी आंखें खौफ में फटी रह गई। दुनिया की वो अरबपति महारानी जिसे संजीवनी फॉर्मूला के लिए हजारों की जानें ली, जिसने लायन से पंगा लिया, आज वो एक गंदी काल कोठरी में तड़प तड़प कर अपने ही बॉस टी1 के भेजे गए किलर्स के हाथों कुत्तों की मौत मर गई थी। इधर जब पूजा को मार दिया गया और उसी वक्त दिल्ली में गुरलीन को अभिनव के आदमियों ने एक सेफ हाउस में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा। क्योंकि उसने लोकेशन बताई थी, इसलिए अभिनव ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। गुरलीन के दोनों हाथ, जिसकी उंगलियां फरहान ने तोड़ी थी, वहां पर पट्टी बंदी थी और वो बिस्तर पर लेटी दर्द से करहा रही थी। तभी कमरे का खिड़की का शीशा बिना किसी आवाज के कटा। तभी एक स्नाइपर ने लाल लेजर डॉट गुरलीन के माथे पर आकर रुकी। गुरलीन ने जैसे वो लाल डॉट देखी, उसे समझ आ गया कि वक्त पूरा हो गया है। वो जानती थी कि टी1 गद्दारों को नहीं छोड़ता। तब एक साइलेंसर लगी स्नाइपर राइफल गोली चली। गोली खिड़की को पार करके सीधे गुरलीन के माथे के बीचों बीच जा धसी। गुरलीन का सर झटके से पीछे गया और उसकी कहानी भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। असली टी1 ने महज 1 घंटे के अंदर अपने उन दोनों गद्दार मोहरे पूजा और गुरलीन को इस दुनिया के अंदर से मिटा दिया था। इनके बारे में अभिनव सोच रहा था कि वो उसके कंट्रोल में है। इसी समय उधर आइलैंड के उस कंट्रोल रूम में असली टी1 के स्क्रीन पर दोनों टारगेट्स की मौत का कंफर्मेशन आ गया। असली टी1 ने एक शैतानी मुस्कान के साथ अपनी स्क्रीन बंद कर दी। वो अपनी कुर्सी से उठा और उसका वो 6 फुट 5 इंच का विशाल और फौलादी शरीर
जिस पर कोई खरोंच नहीं थी, वो घाव नहीं था, वो अब साक्षात परले का रूप ले चुका था। असली T1 ने अपनी खिड़की के उस अंधेरे गहरे समुद्र को देखकर कहा, लायन, तूने मेरे क्लोन को मार दिया, ये सोच कर कि तूने जिन जीत ली। तेरे इस बेवकूफ़ी का फायदा उठाकर अब मैं खुद दिल्ली आऊंगा। इस बार कोई क्लोन नहीं, कोई मोहरा नहीं, इस बार असली T1 आएगा। और जब मैं आऊंगा तो तेरी वो लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, तेरा वो कपूर परिवार और तेरी वो प्यारी सी बीवी, सब कुछ इस कदर राख करूंगा कि दुनिया की आने वाली नस्लें भी तेरा नाम से कांपेंगी। उसके बाद असली T1 ने अपना भारी धातु का एक लाल त्रिशूल वाला असली नकाब उठाया और उसे अपने चेहरे पर पहन लिया। मौत अब एक नए और असली रूप में दिल्ली की तरफ उड़ने वाली थी। इधर दुनिया का सबसे बड़ा खतरा दिल्ली की तरफ पुनी कदम बढ़ा रहा था, और उधर दिल्ली में अभिनव और अनन्या अपनी वो झूठी शांति और जीत के नशे में पूरी तरह से मगन थे। अभिनव के लिए अपनी जिंदगी सबसे खूबसूरत हो गई थी। उसने लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में कई क्रांतिकारी प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। डॉक्टर सान्या के साथ मिलकर प्रोजेक्ट संजीवनी का कैंसर रोधी फॉर्मूला अब मास प्रोडक्शन में जा चुका था और दुनिया भर के अस्पतालों में सप्लाई किया जाने लगा। अभिनव का नाम अब इस अंडरवर्ल्ड में एक डॉन के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया के एक महान फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में सामने आ गया। लेकिन इन सबसे ज्यादा चीज जो अभिनव को खुशी दे रही थी, वो उसका और अनन्या का मजबूत होता रिश्ता। कपूर मैंशन का वो मास्टर बेडरूम अब एक बेइंतहा प्यार का गवाह बन चुका था। एक रात दिल्ली के अंदर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मौसम बहुत ही सुहाना और सर्द था, और कपूर मैंशन की उस बड़ी सी फ्रेंच विंडो के पास अभिनव और अनन्या खड़े थे। अभिनव ने अनन्या को पीछे से मजबूती बाहों में भर लिया और उसकी ठुड्डी अनन्या के कंधे पर टिका दी। तभी अनन्या ने बारिश की बूंदों को देखकर अभिनव के हाथों में अपना हाथ रखकर बहुत ही प्यार से कहा, पता है अभिनव, इन 3 सालों में मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया। मैंने उस छोटे से कमरे में रखा, तुम्हें गालियां भी थी, लेकिन तुमने कभी उफ तक नहीं किया। जब मेरी जान पर बात आई तो तुम पूरी दुनिया से लड़ गई। तुम सच में मेरे रक्षक हो। आई लव यू, आई लव यू अभिनव। अभिनव ने मुस्कुराकर अनन्या की गर्दन पर एक बहुत ही कोमल किस करके कहा, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरी शेरनी। मैंने वो सब सिर्फ तुम्हारे लिए इसलिए सहा क्योंकि मैं जानता था सख्त और घमंडी मालकिन के अंदर एक बहुत ही मासूम और प्यारी सी लड़की छिपी है। और अब जब हमारी जिंदगी वो सारे काले साए हमेशा के लिए मिट चुके हैं, तो अब हमारे बीच सिर्फ प्यार होगा। अपनी बात पूरी करके अभिनव ने अनन्या को अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में एक भयंकर कशिश का नशा था। अनन्या की नजरें झुक गई, उसके गाल शर्म से लाल हो गए। अभिनव ने अपनी उंगली से अनन्या के चेहरे को छुआ और वो दोनों एक दूसरे की सांसों को एक बहुत ही गहरे जुनूनी और मीठे प्यार के समंदर में डूब गए। उन दोनों ने उस रात वो सारी दूरियां और गिले शिकवे मिटा दिए जो पिछले 3 सालों के उनके बीच एक दीवार बनकर खड़े थे। वो एक दूसरे में इस कदर खो गए कि उन्हें दुनिया की किसी भी चीज का कोई होश नहीं रहा। उन्हें लग रहा था कि वो खुशियां अब उनके लिए हमेशा के लिए अमर हो चुकी है। अगली सुबह कपूर मेंशन के डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का माहौल बड़ा ही खुशनुमा था। अभिनव और अनन्या साथ बैठे थे। उन दोनों के चेहरे पर वो प्यार और वो सुकून की चमक साफ नजर आ रही थी। तभी आंचल कपूर अनन्या की माँ वहां से हंसकर चेहरे पर एक बहुत ही मुस्कान लिए आई, और आंचल कपूर ने दोनों को सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। अभिनव ने बहुत ही इज्जत से कहा, गुड मॉर्निंग माँ जी। तभी आंचल कपूर ने अपने हाथ में पकड़े एक बहुत ही शानदार लाल रंग के मखमली लिफाफे को अनन्या के सामने टेबल पर रखा और अभिनव की तरफ खिसका दिया। आगे से अनन्या ने हैरानी से वो लिफाफा उठाकर पूछा, ये क्या है माँ जी? आगे से आंचल कपूर ने मजाकिया अंदाज में आंख मार कर कहा, खोल कर देख लो। उसकी यह बात सुनते ही अनन्या ने लिफाफा खोला। अंदर यूरोप के 2 फर्स्ट क्लास रिटर्न टिकट्स और स्विट्जरलैंड के सबसे महंगे रोमांटिक रिजॉर्ट्स की बुकिंग के पेपर्स थे। ये सब देखते ही अनन्या की आंखों में खुशी आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, माँ ये। आगे से अंचल कपूर ने बहुत ही प्यार और खुशी से हंस कर कहा, ये तुम दोनों का हनीमून पैकेज है। पिछले 3 सालों में तुमने सिर्फ तनाव, लड़ाई और खून खराबा देखा। अभिनव ने मेरे बच्चों की नई जिंदगी दी। इस पूरे परिवार को बचाया। वक्त आ गया है कि तुम दोनों इस दुनिया से दूर सिर्फ एक दूसरे के लिए कुछ हासिल पल बिताओ। उनकी ये बात सुनकर अभिनव भी मुस्कुरा उठा। उसने मुस्कुरा कर कहा, इसकी क्या जरूरत थी माँ जी, मैं खुद अरेंज कर लेता। आंचल कपूर ने अभिनव के गाल खींचकर एक बहुत ही असली सास की तरह लाड़ लड़ा कर कहा, अरे चुप कर मेरे शेर,
तू तो बिजनेस और अंडरवर्ल्ड में ही लगा रहेगा। मुझे पता था कि तू छुट्टी नहीं लेगा, इसलिए मैंने खुद टिकट बुक करवा दी। ये कहकर आंचल कपूर फिर थोड़ी सीरियस होकर मजाक के अंदाज में आगे झुकी। उन्होंने कम अपनी उंगली एक बहुत ही प्यारी सी जिद करके कहा, और सुनो तुम दोनों, ये रोप का ट्रिप सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं है। मुझे अब घर में बच्चों की किलकारी चाहिए। मुझे अब जल्दी से नानी बनना है। समझ गए तुम दोनों? उनकी ये बात सुनते ही अनन्या का चेहरा शर्म से टमाटर जैसा लाल हो गया। उसने अपना चेहरा छुपा कर कहा, माँ आप भी ना कुछ भी बोलती हैं। वहीं उसको ऐसे शर्माता देखकर अभिनव जोर जोर से हंसने लगा। उसने अनन्या का हाथ पकड़ लिया। अभिनव ने शरारत भरे लहजे में कहा, आपकी इस फरमाइश को पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे माँ जी। पूरा डाइनिंग रूम हंसी और खुशियों से गूंज उठा। अभिनव को लगा कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से परफेक्ट हो चुकी है। यूरोप का ट्रिप, अनन्या का प्यार, एक खूबसूरत भविष्य और लायन ग्रुप की बादशाहत। अपने दिल में उस खौफनाक अतीत को उसने पूरी तरह से मिटा दिया था। लेकिन उसी वक्त जब कपूर मैंशन में खुशियों के ठहाके गूंज रहे थे, दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट से एक 6 फुट 5 इंच का भारी ओवरकोट पहना, हाथ में लाल त्रिशूल की छड़ी लिए एक खौफनाक इंसान बाहर निकल रहा था। उसकी दोनों आंखों बिल्कुल सही सलामत थी। वो असली T1 था। उसने एयरपोर्ट के बाहर निकलकर दिल्ली की हवा में सांस ली। उसके चेहरे पर एक ऐसी प्रलयंकारी और शैतानी मुस्कान आ गई जो इस शहर को एक शमशान में बदलने वाली थी। असली T1 ने फुसफुसा कर कहा, मैं आ गया हूँ लायन। अपना ये हनीमून अच्छे से मना लेना, क्योंकि ये तेरी जिंदगी की आखिरी खुशी होने वाली है। असली काल अब तेरे दरवाजे पर खड़ा है। खुशियों के एक सुनहरे महल के नीचे मौत ने अपने असली और सबसे खौफनाक बारूद बिछा दिया था। अभिनव के उस भ्रम का दुश्मन मारा जा चुका था और उसकी कीमत अब उसे और उसके परिवार को ऐसे दर्दनाक कुरुक्षेत्र में चुकानी थी जिसकी कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। इसके बाद T1, जिसे दुनिया से छिपकर 10 साल हो चुके थे, एयरपोर्ट से बाहर टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ा और तभी एक टैक्सी वाले ने पूछा, कहाँ जाना है बाबूजी? उसने बहुत ही धीमे और कांपती आवाज में कहा, कपूर मेंशन साकेत। जो उसकी वो असली रोबोटिक आवाज से बिल्कुल अलग थी। उसने अपनी आवाज का लहजा पूरी तरह से बदल लिया था। वो टैक्सी के पीछे बैठ गया। टैक्सी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगी। टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा वो इंसान खिड़की से बाहर दिल्ली के नज़ारे देख रहा था, लेकिन उसके होठों पर एक बहुत ही जहरीली, घिनौनी और शैतानी मुस्कान चल रही थी। उसने अपने मन ही मन में सोचा, बेवकूफ अभिनव, तूने मेरे एक मामूली से मोहरे मेरे क्लोन को मारकर सोच लिया कि तूने ट्राइडेंट कार्टेल को खत्म कर दिया। तूने इस बात का जश्न मना लिया। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तूने मेरे क्लोन को मारा। मुझे इस बात की खुशी है कि तेरे उस भ्रम ने मुझे सीधे तेरे घर के दरवाजे पर पहुंचने का रास्ता दे दिया है। यह इंसान, ये असली T1 कोई और नहीं बल्कि अभिनव का सगा चाचा अंकित गुप्ता था। 10 साल पहले जब अंडरवर्ल्ड पर राज करने की बात आई थी, तो पैसे, ताकत और प्रोजेक्ट संजीवनी की भूख ने अंकित गुप्ता को एक ऐसा दरिंदा बना दिया कि अपने ही सगे भाई यानी अभिनव के पिता विराज गुप्ता की बेरहमी से हत्या करवा दी। उस खौफनाक हमले में अंकित ने ऐसा नाटक रचा कि दुनिया और खुद अभिनव को यही लगने लगे कि हमले में विराज गुप्ता के साथ उनका छोटा भाई अंकित गुप्ता भी मारा गया। अपनी ही झूठी मौत का नाटक रचकर अंकित अंडरग्राउंड हो गया और उसने पर्दे के पीछे से T1 का खौफनाक नकाब पहनकर पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर लिया। और आज 10 साल बाद वो अपने उसे मरे हुए चाचा वाले अवतार में वापस लौट रहा था, क्योंकि वो जानता था कि लायन को हथियारों से नहीं बल्कि जज्बातों से मारा जा सकता है। अब आएगा नया ट्विस्ट इस कहानी में। दोस्तों, आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा? कहानी पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहें।